हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 26 सितंबर और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है वो हमारे एडिटोरियल पेज पर दिया गया है, वॉयलेंट फ्रंट पे। द पीएफआई इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एंगेजिंग इन वॉयलेशन एट द सेम टाइम। अभी 2 दिन पहले क्या न्यूज़ आई थी कि जो पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 109 मेंबर को क्या कर लिया है, हेल्ड कर लिया है। किसके द्वारा? एनआईए के द्वारा और ईडी के द्वारा उनको हेल्ड किया गया है। तो उसको लेकर ही इसको हमें थोड़ा सा रीड करना है, फिर हम पीएफआई के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सितंबर 22 में द नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी एनआईए अरेस्टेड ओवर 100 लीडर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट। ये एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आफ्टर रेड्स इन 15 स्टेट्स में रेड पड़ी थी। द पीएफआई ने क्लेम किया है कि एक न्यू सोशल मूवमेंट चलाया, नया सोशल मूवमेंट चलाते हो कि जो इसको लेकर एक सामाजिक सुधार के लिए पीएफआई को बनाया गया है। ये पीएफआई ने क्लेम किया। But its rhetorics and activities have left little doubt about his true nature। लेकिन कुछ इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि डाउट में डाल देती हैं कि इसके ट्रू नेचर क्या है, यानी कि इसका सही काम क्या है। लेटेस्ट डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट्स वायलेंट एंड थ्रेटिंग करेक्टर was seen the next day after the raids when it is called for hurtle। पीएफआई कंटिन्यूसली इन्वॉक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रूल ऑफ लॉ। यानी कि इन सब के हिसाब से पीएफआई चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, डेमोक्रेसी को लेकर चलती है और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलती है। बट ऑल दैट कैन नॉट कन्फिलेज द वायलेशन इन एक्शंस एंड स्पीच एज अनलीस इन केरला लास्ट वीक। केरला इज इट्स क्रेडर एंड लॉन्च पैड। एस्टीम्सली प्रोवेक्टिव स्लोगन्स एंड स्पीचेज फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। यानी कि बहुत ज़्यादा जब इनको हेल्ड किया गया, यानी कि पुलिस ने पकड़ा पीएफआई के मेंबर्स को, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिली केरला के अंदर। अब हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया, यानी कि इशू क्या है। अब देख लेते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म हुई थी काउंटर करने के लिए हिंदुत्व ग्रुप को एंड एंगेजिंग इन ए रेडिकल एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। इट वाज फॉर्म्ड हुई थी ये 2006 में विद द मर्जर ऑफ कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। यानी कि इन दोनों को मर्ज कर सिर्फ एक पीएफआई को बनाया गया था, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। 2006 में फॉर्म हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करती है अपने आप को एक न्यू सोशल है, यानी कि नई क्या है, सामाजिक मूवमेंट चलाएगी। ये एम्पावर करेगी पीपल्स को, उनको जस्टिस दिलाएगी, उनकी फ्रीडम दिलाएगी, उनकी सिक्योरिटी दिलाएगी। ये एडवोकेट्स करती है मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए। इन 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किए थे बहुत सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूएपी के, यानी कि यूएपी के खिलाफ, जो कि इनोसेंट सिटीजन्स यूएपी के अंदर डिटेन किए गए हैं, उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। PFI has often been accused of involvement in anti-national and anti-social activities by the Indian government। हमेशा ही इंडियन गवर्नमेंट क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कि ये एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करती है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। इन 2012 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्लेम किया था ऑर्गेनाइजेशन वाज ए रिसरेक्शन ऑफ अ बैंड टेररिस्ट आउटफिट स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड एफिलेट ऑफ एन इंडियन मुजाहिदीन। यानी कि इस चीज़ को क्या कर रही है, इंडियन मुजाहिदीन को प्रमोट कर रही है और स्टूडेंटों को क्या कर रही है, टेररिस्ट बैन आउटफिट कर रही है। पीएफआई हैज ऑफन बीन वायलेंट क्लेसेस विद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका हमेशा ही कैसे क्या रहा है, 36 का आंकड़ा है आरएसएस के साथ इन पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटक के अंदर। एक्टिविटीज हैव Activists have been found with lethal weapons, bombs, gunpowder, swords by authorities. Several allegations have been made on an organization for having links with terrorist organizations such as Taliban and Al-Qaeda। बहुत सारे एलिगेशन इस पे ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे लगाए गए हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, तालिबान और अलकायदा से। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेरियस विंग्स टू caters to different sections of its society, including the National Women's Front and the Compass Front of India। ऑन 22 सितंबर 2022, यानी कि 4 दिन पहले ही, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक लार्ज स्केल रेड को कंडक्ट किया इन प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री ऑन चार्ज ऑफ टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि किस चीज़ पर, इस पर किस चीज़ का मुकदमा लगाया, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या कर रही है, उसको लेकर इस पर क्या लगाया, चार्ज लगाए।
रेड रिजल्ट इन डिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 पीएफआई लीडर्स और एक्टिविस्ट को इसमें क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको मेन याद रखना है ये 2006 में फॉर्म हुई थी, किसके द्वारा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट को मिलाकर इसको बनाया गया था। और इसका काम क्या है, ये सिक्योरिटी, जस्टिस और फ्रीडम प्रोवाइड कराती है, किसको, जो माइनॉरिटी पीपल्स होते हैं। एब्रीविएशन क्या है इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। पीएफआई प्रेडिशन यानी कि इससे पहले कौन था, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 22 नवंबर 2006 में। मार्जर किस किस को मिलाकर इसको बनाया गया है, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, मनीथा निथल निथि पसारिया। टाइप क्या है, इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है इसका, मुस्लिम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करे, काउंटरिंग करे हिंदू नेशनलिज्म को। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिल जाएगा नोएडा में, दिल्ली। रीजन सर्व कौन सा करती है, इंडिया। इसके चेयरमैन ओएमए अब्दुल सलाम है। वाइस चेयरमैन इसके ईएम अब्दुल रहीमान है। जनरल सेक्रेटरी इसके अनीस अहमद है। अब हमने किसके बारे में सब कुछ डिटेल में डाल लिया, पीएफआई के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस एट 6 ईयर्स पीक, यानी कि मिड डे मील जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर कुछ पॉइजनस केसेस देखने को मिले हैं, यानी कि वो पॉइजनस यानी कि जहरीला खाना कुछ देखने को मिला है। वो 6 ईयर की क्या है, पीक पर है इस टाइम पे। कैग ने ऑडिट किया है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शंस और इरेगुलर लाइसेंसिंग और लिमिटिंग रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। ये कैग ने बताया है, कैग ऑडिटर होता है जिसने ऑडिट करा है इन चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि इंस्पेक्शन भी नहीं होता। इस स्कीम का इरेगुलर लाइसेंसिंग देखने को मिलेगी, तो पॉइजनिंग इसमें देखने को मिली है। तो ये तो हमने देख लिया इशू क्या है। अब देख लेते हैं मिड डे मील स्कीम क्या होती है, क्योंकि गाइस स्कीम्स वगैरह जो चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मिड डे मील स्कीम एक स्कूल मील प्रोग्राम है इंडिया में, जो डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी कर सके, जो स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड में देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम सप्लाई करता है फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रंस के लिए, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस गवर्नमेंट, यानी कि इसमें लंच वगैरह प्रोवाइड कराता है फ्री में गवर्नमेंट प्राइमरी क्लासेस को, और जो अपर प्राइमरी में उनमें। Government added local bodies education guarantee schemes and alternative innovatives education centers, madrasas, maktabs supported under Sarva शिक्षा अभियान एंड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा अलग अलग अपने उसको प्रमोट करने के लिए रिलीजियस को अलग अलग वो चलाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है मिड डे मील स्कीम्स। और मदरसा और मकतब को सपोर्ट करने के लिए कौन चलाता है, सर्वा शिक्षा अभियान। और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सर्विंग 120 मिलियन चिल्ड्रन इन अवर 1.27 मिलियन स्कूल्स एंड एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर्स। मिड डे मील स्कीम लार्जेस्ट है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी स्कीम है जो फ्री में क्या कराती है, लंच प्रोवाइड कराती है। मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में अंडर द फ्रांस एडमिनिस्ट्रेशन। 1930 से ये क्या चलती हुई आ रही है, स्कीम चलती हुई आ रही है। पहले ये फ्रांस एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी, यानी कि फॉरेनर ने इसको चलाया था, जो विदेशी थे उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने इसको चलाया था। फ्रांस ने, ब्रिटिश ने नहीं, फ्रांस ने। यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में सबसे पहले चली थी। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि फिर इंडिपेंडेंट के बाद मिड डे मील स्कीम को फर्स्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु में, पर जिसको लॉन्च किसने किया था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कामराज ने, इन द अर्ली 60s में। बाय 2002 द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स अंडर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, जिससे पूरे वर्ल्ड में पूरे स्टेट्स में क्या हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई। नेम ऑफ स्कीम थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम मिड डे मील स्कीम था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका क्या नाम है, स्कीम का नाम है। तो आपको चेंज नाम भी इसका याद रखना है, पीएम पोषण अब इसका नाम है। इन सितंबर 2021 में इसका नाम बदला गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, विच इज नोडल एजेंसी है, जो नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम को चलाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एडिशनल इसमें 24 लाख स्टूडेंट्स को इसमें और एडिशनल किया जाएगा, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होंगे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स में, उनको भी क्या होगा, इस स्कीम के अंदर लाया जाएगा 2022 तक। Under Article 24, paragraph 2C, at the Convention of Rights of the Child, to which India is party, India has committed to yielding adequate nutrition food for children, यानी कि Convention of Rights of the Child में
24 आर्टिकल्स के पैराग्राफ 2 में सी में इंडिया ने क्या किया था, ये कमिट किया था कि वो न्यूट्रिशन फूड के देगा हमेशा चिल्ड्रंस को। प्रोग्राम हैज अंडरगो मैनी gone many changes since its launch in 1995. Mid-day meal scheme is covered by the National Food Security Act 2013 से ये क्या है, covered है। Legal baking to the Indian schools meal program is akin to a legal baking प्रोवाइडिंग इन द यूएस थ्रू द नेशनल स्कूल लंच एक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। कंट्री क्या है, इंडिया के अंदर आता है। लॉन्च कब हुई थी, 1995 में। स्टेटस क्या है, ये अभी एक्टिव आपको देखने को मिल जाएगी मिड डे मील स्कीम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है नेक्स्ट आर्टिकल। अभी गाइस आप जानते होंगे बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो रही है, फ्लड्स ही आ रही है, क्योंकि वहाँ पर रेन ज़्यादा देखने को मिल रही है, एक्सिस रेन देखने को मिल रहा है। जाता हुआ मानसून है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या देखने को मिल रहा है, रेन ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है किस तरीके से मानसून शिफ्ट करता है, मानसून का पैटर्न चेंज होता है, और लालीना और एलनीना क्या होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। तो मानसून क्या है, मानसून ट्रांजिशनली एक सीजन है जो रिवर्सिंग करता है विंड को। कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्रेसिपिटेशन, जब भी बारिश में प्रेसिपिटेशन यानी कि जो रेन का जो स्टैंडर्ड वर्ड है प्रेसिपिटेशन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो उसके चेंज पर क्या होती है, पूरा का पूरा मानसून चेंज होता है। जब भी बारिश होती है प्रेसिपिटेशन, तो मानसून चेंज होता है, एक सीजनल है। बट इज नो यूज टू डिस्क्राइब सीजनल चेंज इन एटमोसफियर, लेकिन अब इसे ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि सीजनल चेंज होगा एटमोसफियर में तो मानसून बदल जाएगा। सर्कुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद एनुअल लैटिट्यूडनल ऑक्सीलेशन ऑफ इंटर tropical convergence zone between its limits to the north and the south of the equator. Usually the term मानसून को यूज किया गया था एज रेनी फेज ऑफ सीजनल चेंजिंग पैटर्न, यानी कि जिस भी तरीके से रेन में चेंज हो, सीजन के हिसाब से रेन में चेंज हो, तो उस हिसाब से मानसून चेंज हो जाएगा। Although technically there is also dry phase, the term is also sometimes used to describe locally heavy but short term rains. The major monsoon system of the world consists of the West African, Asian Australia, एशिया ऑस्ट्रेलियन, द नॉर्थ अमेरिकन एंड अमेरिकन। ये सब आपको मानसून के नाम देखने को मिल जाएंगे। ये सारे मेजर मानसून सिस्टम है। वेस्ट अफ्रीका का एक सिस्टम है, एशिया ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका मानसून का। टर्म फर्स्ट यूज की थी इंग्लिश ने, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था मानसून को। एंड नेबरिंग कंट्रीज ने इसको रेफर किया बिग सीजनल विंड्स के द्वारा, जो कहाँ से आ रही थी, बे ऑफ बंगाल से आ रही थी और अरेबियन सी से। इन द साउथ वेस्ट बिंग हैवी रेनफॉल टू द एरिया, यानी कि फिर एरिया में क्या हो रहा था, हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा था। अब लानीना और एलनीना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लानीना इज एन ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो कोल्डर काउंटर पार्ट करता है एलनीना का। अगर हम दोनों को सिंपली भाषा में समझे तो गाइज, जब भी रेन होती है, यानी कि जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, तो वो बारिश और हवा जब भी चलती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। ये दोनों जो ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, इनके बेस पे ही बारिश होती है, यानी कि इनके बेस पे मानसून डिसाइड होता है। अगर लानीना आएगा तो कितना मानसून आएगा, एलनीना आएगा तो कितना मानसून आएगा। और सारी की सारी विंड्स जो होती हैं वो साउथ अमेरिका से लेकर चलती हैं, फिर अफ्रीका से, और फिर हमारे इंडिया तक पहुंच पाती है, यानी कि अरेबियन सी से हमारे इंडियन जो लैंड है उस पर क्या होती है, बारिश बरसती है। अब अगर हम समझें लानीना कब आएगा और एलनीना कब आएगा, तो एलनीना की बात करें तो एलनीना का मतलब होता है कि जो हमारा ओशियन है उसके अंदर क्या है, प्रेशर आपको कम देखने को मिल जाएगा, और हमारी लैंड जो हमारे इंडिया की लैंड है उस पर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगी, बारिश थोड़ी कम होगी, मानसून अच्छा नहीं होगा। लेकिन एलनीना का मतलब क्या है और लानीना का मतलब क्या है, लानीना का मतलब ये है कि जो हमारा ओशियन है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, और हमारे इंडिया जो का लैंड है उसके अंदर प्रेशर कम होगा, तो बारिश क्या होगी, अच्छी होगी, मानसून अच्छा होगा। तो इस बार क्या आया था, इस बार एल नीना आया था। एल आप इसे याद कर सकते हैं, ऑल ऑल मतलब कि सब होता है, लेकिन सब इसमें खराब हो जाता है कि मानसून अच्छा नहीं आ पाता। तो एल नीना में कभी भी मानसून अच्छा नहीं आता, और ला नीना में मानसून बहुत अच्छा आता है, यानी कि बारिश बहुत अच्छी होती है। तो इस बार कौन सा आया था, एल नीना, यानी कि बारिश थोड़ी अच्छी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट में अच्छी हो गई। द नेम ला नीना ओरिजिनेट्स हुआ है स्पेनिश से, for the girl by analogy for to El Nina meaning the boy. In the past, it was also called an anti-El Nina and El Vigilio meaning the old man. यानी कि इसको एक older man की जगह दिखाया गया है El Nino को। During a La Nina period, sea surface temperature across the eastern equatorial part of the Central Pacific Ocean कम देखने को मिलता है। कितना टेम्परेचर, अगर लानिना आ जाए
3 से 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर कम टेम्परेचर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर कि क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर ज़्यादा को देखने को मिलेगा। टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो अच्छी बारिश होगी, अच्छा मानसून होगा, क्योंकि हमारे हमेशा क्या होती है, हवा कैसे चलती है, हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा अच्छी चलेंगी इधर की तरफ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो पानी अच्छा जाएगा क्लाउड से, और तो बारिश अच्छी पड़ेगी। तो टेम्परेचर कम देखने को मिलता है तो इस वजह से क्या होती है, बारिश अच्छी होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है लानीना में। An appearance of an La Nina often persists for a long than 5 years. El Nina and La Nina can be indicators of weather changing across the globe. जैसे मैंने आपको बताया था, एल नीना और ला नीना से क्या होता है, पता लगता है कि किस तरीके का वेदर होगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कैसा वेदर रहेगा। ये एक इंडिकेटर है जो वेदर को बताते हैं कि कैसा वेदर होगा पूरे वर्ल्ड में किसी भी ईयर के लिए। Atlantic and Pacific hurricanes can have different characteristics due to lower and higher wind shear and cooler warmer sea surface temperature। वही बताया कि अटलांटिक और पैसिफिक हरिकेन्स जो आते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं अगर विंड की शेयर स्पीड कम है, विंड ठंडी है, विंड गर्म है, उसको लेकर ये सब बताया। तो आपको याद रखना है एल नीना ला नीना। एल नीना को आप याद रख सकते हैं ओल, यानी कि बारिश अच्छी नहीं होगी, ओल मतलब सब, लेकिन सब बेकार हो जाएगा, और ला नीना का मतलब हाई प्रेशर होगा अरेबियन सी में और हमारे लैंड पर कम होगा, इस वजह से मानसून अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इससे नीचे ही नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिया गया है। व्हेन आर द न्यू आईसीसी रूल्स कमिंग इनटू प्ले, यानी कब आईसीसी रूल्स प्ले में आएंगे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि आईसीसी ने क्या कर दिया है, अपने रूल्स को बदल दिया गया है। तो उसके बारे में हमें देखना है कि कौन कौन से रूल्स बदले हैं। तो आईसीसी क्रिकेट रूल्स 2022 इफ ए बैट्समैन इज कॉट आउट, यानी कि अगर कोई बल्लेबाज आउट हो गया, एंड प्लेयर हु प्लेड द शॉट क्रॉसेस हाफ द क्रीज, यानी कि क्या हो गया, उसने हाफ, अगर कोई आउट हो गया और उसे मतलब कैच के द्वारा कोई आउट हुआ और उसने क्या करा, रन ले लिया, मतलब वो हाफ पिच पर पहुंच गया, द क्रीज बिफोर द कैच इज टेकन देन द न्यू बैट्समैन कम गोज ऑन एन नॉन स्ट्राइक। अगर क्रॉसेज हाफ द क्रीज बिफोर द कैच इज टेकन, यानी कि कैच लेने से पहले, यानी कि फील्डर ने कैच लिया उससे पहले वो हाफ पर पहुंच गया। शॉर्ट क्रॉसेज हाफ द क्रीज, यानी कि उसने हाफ क्रीज पार कर ली, यानी कि वो आधी से 50% से प्लस ज्यादा पे है, तो कैच उससे पहले उसने कर ली, तो न्यू बैट्समैन किस पे जाएगा, नॉन स्ट्राइक एंड पे जाएगा। ये क्या नया रूल है। दूसरा क्या है, दैट इज द नेक्स्ट बॉल इज फेस्ड बाय द बैट्समैन हु वाज स्टैंडिंग एट द नॉन स्ट्राइकिंग एंड, यानी कि जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है वही क्या होगा, बैट्समैन को नेक्स्ट बॉल फेस करनी पड़ेगी। बट नो देयर विल बी चेंज इन दिस लॉ, लेकिन ये पहले था, ये सब क्या था, पहले था। कैच ले लिया, कैच लेने के बाद क्या करा कि अगर कोई बल्लेबाज हाफ पिच से ज्यादा पहुंच गया तो नॉन स्ट्राइकर एंड पाएगा जो नया बल्लेबाज आएगा, लेकिन इन रोल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है। इन दिस सिचुएशन न्यू बैट्समैन कमिंग नो विल कम ऑन स्ट्राइक, दैट इज ही विल फेस द नेक्स्ट बॉल। कुछ भी हो जाए, कैसे भी कैच पकड़ा जाए, को पूरा रन भी अगर आधे से भी ज्यादा रन ले लिया बैट्समैन ने, लेकिन जो नया बल्लेबाज होगा वो क्या होगा, स्ट्राइकर एंड पे ही आएगा, यानी कि उसको नेक्स्ट बॉल फेस करनी पड़ेगी। यस बट द बॉल विद द विकेट शुड नॉट बी लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, लेकिन जो बॉल है वो क्या हो, विकेट की लास्ट बॉल ना हो, यानी कि जिस पर क्या हो, विकेट गिरी है बल्लेबाज की, वो लास्ट बॉल ना हो। इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट बॉल ऑफ द नेक्स्ट ओवर विल बी प्लेड बाय द नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, यानी कि उस फेस में क्या होगी, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को उस बॉल को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। अब और दो तीन रूल्स और बदले हैं। एक ये रूल्स बदला है कि पहले क्या था, वनडे और ओडीआई में क्या था, वनडे में और टेस्ट में 2 मिनट में आपको पेविलियन से आना होता था, उसके बाद ही आप स्ट्राइकर पे आ सकते थे। T20 में क्या था, 1.5 मिनट था, ये अभी ऐसे कैसे रहने दिया है। और जो सलाइवा है, यानी कि बॉल पे जो सलाइवा है, अब वो भी नहीं लगा सकते, वो पूरी तरीके से क्या कर दी गई है, बैन कर दी गई है। तो ये 3-4 रूल थे जो बदले गए हैं आईसीसी क्रिकेट रूल्स में 2022 से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।